अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम लोग? हम चैप्टर लेक्चर नंबर 11 पे आ गए हैं। ये स्लाइड जैसा कि आप देख सकते हैं ये ली गई है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के एक स्टूडेंट की है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑब्जर्वेशन को अब हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने इंटरव्यू को डिस्कस किया था। क्वालिटेटिव रिसर्च एन अप्रोच टू रिसर्च दैट रिलाइज ऑन जनरल एंड नैरेटिव डिस्क्रिप्शंस. It attempts to measure the full complexity of social phenomena to capture the perceived meaning of those studies. हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो ह्यूमन सोशल बिहेवियर से कंसर्न है. Breman states that qualitative research is associated with the generation of theories. However, Hammerstein said that it can also be used for the theory of verification. अब ये दो डिफरेंट व्यूज है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो थीरीज बनाती है और दूसरा वेरिफिकेशन करती है. Why qualitative research? For analyzing and researching concepts and abstractions, qualitative research is required. Its purpose is to enhance our general knowledge about complex events and processes. क्वालिटेटिव रिसर्च इसीलिए की जाती है क्योंकि जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, नंबर्स को नहीं चेक कर सकते, तो फिर आप एनालिसिस करते हो. एब्स्ट्रैक्शंस और एनालिसिस और जनरल थीरीज बनाने के लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की जरूरत होती है. मैं थोड़ा सा इसमें कोई इसलिए तेज इसलिए हूँ क्योंकि हमने पहले भी इन चीज़ों को पढ़ा है लेक्चर्स में. Characteristics of qualitative research: open inquiry, inductive, naturalistic, descriptive and interpretive, multiple perspectives, cyclic, attention to context, focus on particular. Open inquiry, आपकी इंक्वायरी ओपन होती है, लिमिटेड नहीं होती, आप बायसेस पे काम नहीं करते. इंडक्टिव होती है, इंडक्टिव होता है कि आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, आप स्पेसिफिक इवेंट्स को पढ़ते हैं और फिर जनरल एक थ्योरी बनाते हैं. नेचुरलिस्टिक होती है, आप ये कह रहे हो कि अप्रोच होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है. फिर डिस्क्रिप्टिव होती है, इंटरप्रेटिव होती है, आप उसे डिस्क्राइब भी करते हैं, मीनिंग भी निकालते हैं. पर्सपेक्टिव्स उसमें एक नहीं लेते, आप डिफरेंट लेते हैं, सोशलॉजिकल लेते हैं, साइकोलॉजिकल लेते हैं, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं. साइक्लिक 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 ये होता है कि रिसर्च आपकी सारी घूम के उसी जगह पर आ जाती है. फिर कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं और पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो होती है ना उसकी बेसिस पर आप जनरल कंक्लूजन्स बनाते हैं. टूल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, कॉमनली यूज्ड टूल्स कौन से? इंटरव्यूज हैं, फोकस ग्रुप है, ऑब्जर्वेशन है. लेस कॉमनली यूज जो है वो केस स्टडीज और नैरेटिव्स, हमने इन पे भी बात की है. अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन पे. ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सैंपल. सैंपल आपकी एक पॉपुलेशन होती है जिस पे बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसका आप एक सैंपल लेते हैं, आप एक प्रोपोर्शनेट नंबर ले लेते हैं जो आपको लगता है उसको सही रिप्रेजेंट कर सकता है, उससे हम कहते हैं सैंपल. Researcher relies on his or her own powers of observation, what he or she has witnessed, rather than communicating with people in order to obtain information what they say or think about issues. अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि किसी और के व्यूज लेने के बजाय आप खुद ऑब्जर्व करते देखते हैं कि आपके रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स जो हैं उसके अंदर वो किस तरीके से बिहेव करते हैं. टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, जैसे एक पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट है, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट है, डिस्गाइज वर्सेस अनडिस्गाइज है, स्ट्रक्चर वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड है, ह्यूमन वर्सेस मैकेनिकल है. अब सबसे पहले देखते हैं पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन: the researcher observer joins the group and observes their activities while at the same time taking care to observe what is going on. Non-participant observation: the researcher observer simply observes the activities but does not take part in them. एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर जो होता है ना पार्टिसिपेंट बन जाता है, वो उसका पार्टिसिपेट करता है. अब रिसर्च कर रहे हैं, आपने देखा अक्सर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस तरह करते हैं कि पार्टिसिपेंट बन जाते हैं. किस तरीके से कि ये जाके एक ये बड़ा कॉमन है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया का झंडा, इंडिया के अंदर पाकिस्तान का झंडा लेके जाते हैं और पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि झंडा फाड़े, ये झंडे को कुछ करे, तो वो लोग नहीं करते, ज़्यादातर लोग नहीं करते, कुछ होते हैं जो थोड़े अहमक होते हैं वो ये ऐसी हरकतें कर देते हैं. अब ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, वो खुद पार्टिसिपेट करके एक रिसर्च का हिस्सा बन के वो ऑब्जर्वेशन करते हैं. और एक ये होता है कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आप एक तरफ साइड से बैठ के कैमरे से बैठ के लोगों की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं सडन बिहेवियर्स. जैसे बाज़ का 100 रुपये का नोट रख देते हैं, उसका लोग गुजर रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो लोग उठा के ले जाते हैं पैसे, या बटवा गिरा देते हैं, आईफोन गिरा देते हैं, लोग उठा के ले जाते हैं. ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है. Direct versus indirect. Direct observation, observing behavior as it occurs. Indirect observation, observing the effect or results of the behavior rather than the behavior itself. अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप लोगों के बिहेवियर को डायरेक्टली देखते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में जो उनका बिहेवियर होता है उसके रिजल्ट्स को आप देखते हैं. Disguise versus undisguised. Disguise observation, subject is unaware that he or she is being observed. Undisguised observation, respondent is aware of observation. Disguise का मतलब होता है छुपा हुआ होना. Disguise में क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसको मालूम ही नहीं होता कि उसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है,
जबकि अनडिस्गाइज के अंदर जो आपका जो जिसको आप ऑब्जर्व करें उसको मालूम होता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है। अच्छा, डिस्गाइज की एक इन्फॉर्मेशन जी ठीक है, डिस्गाइज में आपको मालूम नहीं होता और अनडिस्गाइज के अंदर जो पार्टिसिपेंट होता है उसको मालूम होता है। स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर आइडेंटिफाइज बिफोरहैंड व्हिच बिहेवियर्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। स्ट्रक्चर जैसे इंटरव्यू में पहले क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप पहले रिसर्चर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना है और कौन से को रिकॉर्ड करना है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, टू नो रिस्ट्रिक्शन इज प्लेस्ड ऑन व्हाट द ऑब्जर्वर वुड नोट और बिहेवियर इन द एपिसोड अंडर स्टडीज मॉनिटर। आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नहीं करते, डिसाइड नहीं करते कि किस बिहेवियर को आपने ऑब्जर्व करना है, कौन से एक्शंस को आपने ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आप सारे बिहेवियर को बस ऑब्जर्व करते हैं। ह्यूमन वर्सेस मैकेनिकल। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर इज अ पर्सन हायर्ड बाय द रिसर्चर और परहैप्स द ऑब्जर्वर इज द रिसर्चर। समटाइम्स ये होता है कि रिसर्चर खुद ऑब्जर्वर होता है, समटाइम्स किसी को हायर करता है कि जाके ऑब्जर्व करें। और मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ह्यूमन ऑब्जर्वर इज रिप्लेस्ड विद सम फॉर्म ऑफ स्टैटिक ऑब्जर्विंग डिवाइस, मशीन से करते हैं। जैसे वीडियो कैमरा से देखा आप लोगों ने, सीसीटीवी से वीडियोस बना ली जाती हैं, वो आपका मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन में आता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के फायदे क्या हैं। Collect data where and when an event or activity is occurring. Does not rely on people's willingness to provide information. Directly see what people do rather than relying on what they say do. देखिए, सबसे पहले तो ये आपको डाटा डायरेक्टली मिल जाता है और आपको उसी वक्त फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उस वक्त क्या हो रहा है। फिर दूसरा, आपको लोगों की विलिंगनेस पे नहीं रहना होता ऑब्जर्वेशन पे, आप खामोशी से ऑब्जर्व करें, लोगों को बिहेवियर को देखें। फिर आपको ये इस चीज़ पे भी नहीं रहना होता कि लोग कहते क्या हैं। सिंपल है, आप खुद ऑब्जर्व करें और आप खुद देख लें कि लोग करते क्या हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ससेप्टेबल टू ऑब्जर्वर बायस, ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स, पीपल यूजुअली परफॉर्म बेटर व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, डज नॉट इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे ये कि ऑब्जर्वर खुद बायस हो सकता है, उसने एक माइंड उसका बनाओ कुछ लोगों के बारे में और वो ऑब्जर्व कर रहा है और वो उसके नेगेटिव व्यूज जो है ना फिर उसके ऑब्जर्वेशन में रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे हमारे यहाँ कॉमन फिनोमेना है, जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते हम जहन बना के बैठे होते हैं कि ये अच्छे हैं नहीं, तो जब हम उनको देखेंगे ना, जब इस नेगेटिव माइंड के साथ देखेंगे तो हम उनकी नेगेटिव चीज़ों को ही ज़्यादा फोकस करेंगे, नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर ऑब्जर्वर का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, अगर आप लोगों को बता देना कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं तो वो फिर अच्छा बिहेव करते हैं, तो होता वो भी आर्टिफिशियल जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना, जब आप उनको बताते हैं क्या यू पीपल आर अंडर ऑब्जर्वेशन, की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। फिर एक जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि कुछ एक्शंस ऐसे हो रहे होते हैं जो ऑब्जर्वर को अंदाजा नहीं होता क्यों हो रहे हैं, वो अपने जहन से इंटरप्रेट करते हैं, उनको मीनिंग देता है, जबकि कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं उन एक्शंस की। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल डाटा, एडवांटेजेस क्या है, इनसाइट इनटू एक्चुअल नॉट रिपोर्टेड बिहेवियर्स। सबसे बड़ा तो फायदा ये है ना कि आपको पता है ये रिपोर्टेड बिहेवियर्स नहीं है, ये वो एक्चुअल बिहेवियर्स जो आपने खुद देखे। नो चांस फॉर रिकॉल एरर, रिकॉल एरर का चांस नहीं है, आप उसी वक्त नोट कर लें। बेटर एक्यूरेसी, लेस कॉस्ट। ऑब्जर्व करें, आप जाके खड़े हो जाएं किसी मार्केट प्लेस पे और लोगों के बिहेवियर को देखें कि किस तरीके से मार्केट में वो बिहेव करते हैं, तो एक्यूरेसी भी आपकी ज़्यादा अच्छी होगी और आपकी कॉस्ट भी नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप खुद जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी बंदे को आपने हायर कर लिया। लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल डाटा, जो ऑब्जर्वेशनल डाटा आपको मिल गया उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, इनएबिलिटी टू प्राय बीनीथ द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड। अब इसमें एक तो ये लिमिटेशंस है कि आपके सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केट प्लेस में चला गया तो ज़्यादा 150-200 लोगों को ऑब्जर्व कर लूँगा, हज़ारों को तो नहीं कर सकता ना, उसके लिए मुझे डिवाइसेस चाहिए होंगे डिफरेंट, अगर मैंने इतने ज़्यादा लोगों को ऑब्जर्व करना है। फिर इंटरप्रिटेशन जो सब्जेक्टिव है, मैं जितने भी मीनिंग निकालूंगा उनके बिहेवियर को एनालाइज करूंगा, वो सारी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगी, वो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी। फिर जो बिहेवियर आपने ऑब्जर्व किया उसके अलावा आप आगे नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा अपनी रिसर्च को नहीं कंडक्ट कर सकते या एनालाइज नहीं कर सकते। हो सकता है एक्सेप्शंस भी उन बिहेवियर को आपने देखा ही ना, क्योंकि आप तो रिलाय करें उस डाटा के ऊपर जो डाटा आपने खुद ऑब्जर्व करके किसी रिसर्चर या किसी को हायर करके एज ऑब्जर्वेंट आपने वो डाटा गैदर किया है। तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि कुछ और रिस्पॉन्सेज भी तो आ सकते हैं सोशल बिहेवियर के, वो आपके डिटेक्ट नहीं होते। मोटिवेशंस, एटीट्यूड्स एंड अदर इंटरनल कंडीशंस आर अनऑब्जर्व्ड। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है,
आप लोगों के एक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंशंस हैं, उनकी मोटिवेशंस हैं, वो क्या एम्स है, क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा मार्केट प्लेस में कि 4-5 माहें उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को लगाई है, तो अब उसकी बेस पर आप कोई मीनिंग तो नहीं खस कर सकते ना कि जब माएँ शॉपिंग करने आती है तो वो अपने बच्चों को मारती हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। हो सकता है वो बच्चे तंग कर रहे हो सकता है कोई बच्चा स्कूल ना जाने के लिए जिद कर रहा हो, सॉरी स्कूल कह रहा हूँ, अकेडमी ट्यूशन जाने के लिए ना जाने के लिए जिद कर रहा हो, तंग कर रहे हो। और हो सकता है किसी कोई जिद लगाई हो खिलौने की, और हो सकता है कोई ऐसे ही भी पिट रहा हो। तो ये चीज़ें लिमिटेशंस में आ जाती हैं, लिमिटेशंस तो हैं। ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट, आप क्या चेकलिस्ट बना सकते हैं कि जब आप ऑब्जर्वेशन करें तो ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाएं। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स based on rating scales and recording systems. Different forms of rating scales are present in observation checklist. Different scales आप बना सकते हैं, 1 to 7 बना लें और आप चेक करें कि इतने पर्सन बिहेवियर के अंदर आप देखें सोशल है, एंटी सोशल है। ऑब्जर्व करके आपने एक चेकलिस्ट बनाई है, उसमें चेक करें लोगों के बिहेवियर को, तो आप एक स्केल बना लें और उसमें आप चेक कर सकते हैं। There can be different techniques for preparing the observational checklist according to the requirements of the topic and the perception of the observer. Observer जो रिसर्च करने आया है ना, उसके मुताबिक वो चेकलिस्ट अपनी बना सकता है। कैटेगरीज ऑफ ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट, क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग, लेंथ ऑफ द टाइम इन्वॉल्व इन occurrence of some behavior, frequency recording, number of occurrences of the behavior, interval recording, observation of one subject during a fixed period of time। ये डिफरेंट किस्म की आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि आप ड्यूरेशन देखें कि एक बिहेवियर के होने में कितना टाइम लगा, फिर फ्रीक्वेंसी बार बार कितना हुआ, फिर आप इंटरवल रिकॉर्डिंग करें कि आपने एक सब्जेक्ट यानी एक पार्टिसिपेंट और दूसरे पार्टिसिपेंट को देखने में कितना टाइम लगाया। कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरी हैपनिंग इज रिकॉर्डेड, जिसमें आप एक एक चीज को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा ये हो रहा है, मुझे याद आता है सऊदी अरब में ना मेरी क्लास में मुझे बहुत तंग करती थी, तो मुझे ना एक सीनियर टीचर ने बताया कि आप ऐसा करें कि आपने कुछ नहीं करना, आपने एक पेन रखना है और पेज पकड़ना और उनके ना लिखना शुरू कर देनी चीज़ें, वो जो हरकतें कर रहे हैं उनको कहना मैं आपके पेरेंट्स को बताऊंगा। तो मैं ना बैठ गया और लिखना शुरू कर दिया, तो 5 मिनट तक वो बड़ा हंगामा करते रहे। उसके बाद एक आया कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर, तो मैंने उसे कहा कि आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग, टुडे आई विल कॉल योर पेरेंट्स एंड देन टेल देम। उसके बाद उसने जाके पता नहीं वो अरबिक में उन सबको बताया, वो सारे सीधे होकर बैठ गए, फिर नहीं वो हिले। तो ये एक बिहेवियर को नोट करने का वे होता है। मैंने कुछ चीज़ें उनकी लिखी, मैं डेली बेसिस पे लिखता था, और उनके एक दो बच्चों को कॉल भी मैंने की। उन्होंने कहा आपने एक दो को कॉल कर देनी, बाकी सारे सीधे हो जाएंगे। उसके बाद तो वो सारे बच्चे सीधे हो गए। फीचर्स ऑफ सेटिंग चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के क्या फीचर्स और खसूसियात हो सकती हैं? सेटिंग, आप देखिए किस सेटिंग में आप ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, मार्केट प्लेस में कर रहे हैं, पीपल कौन से लोग हैं या एक्टर्स सुनिए कुछ आपने खुद ऐड की हो, बिहेवियर और उनके बिहेवियर, जो जो चीज़ें आपने चेक करनी है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।